हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज के इस लेक्चर में हम एमएच नर्सिंग के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए क्लास 12 का चैप्टर सोल्यूशन, इस चैप्टर को हम जैसे कि स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस सेशन में भी हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड कवर कर लिए। आज का हमारा सेकेंड लेक्चर हो गया, तो जिसमें हम जो इम्पोर्टेंट हमारे लॉज है जैसे कि इस चैप्टर से रिलेटेड राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी, तो इनके बीच में किस तरीके से रिलेशन होता है, ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड होते हैं, इनके किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से इनके लॉस पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनसे डायरेक्टली आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। तो इन सारे टॉपिक से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आज के इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से और इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने मिलते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। What is defined as the concentration of dissolved solute in a solvent beyond which none of it, if added to the solvent, will increase the concentration furthermore? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एक तरीके से डेफिनेशन हमें दी गई है। अब ये जो डेफिनेशन है इसमें हमसे पूछा गया है कि एक सॉल्यूट है एंड एक सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट है एंड सेकेंड इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, जनरली आपका लिक्विड होगा जिसमें आप चीजें आपकी ऐड करोगे। फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट हमेशा वाटर होगा या फिर कोई भी आपका लिक्विड होगा, और सोल्यूट जिसमें आप वाटर में जो चीज ऐड करो, जैसे फॉर एग्जांपल हम सॉल्ट ऐड करेंगे वाटर में। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम जो है सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। एक हद तक वो जो सल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाएगा, उसके बाद फर्दर वो सल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एक हद तक ही वो इंक्रीज होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो ये जो डेफिनेशन होती है ये सॉल्युबिलिटी की होती है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, कितना आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है, so it is usually expressed in gram of solute dissolved in 100 grams of the solvent। तो आप क्या कर रहे हो, आपने 100 ग्राम कोई सॉल्वेंट लिया और उसमें आप सल्यूट ऐड कर रहे हो। ठीक है, अब any more solute added beyond this form are supersaturated solution as none of the particle dissolve एनी मोर। तो क्या होता है, आप एक हद तक ही सॉल्वेंट में आपका सॉल्ट ऐड करोगे, लेकिन एक ऐसा टाइम आ जाएगा जिसके बाद जो आपका सल्यूट है, यानी कि एक तरीके से जो आप वाटर में आप नमक ऐड कर रहे हो या फिर सॉल्ट जो ऐड कर रहे हो आपके वाटर में, उसके पास कोई जगह, वो क्योंकि एक सुपर सैचुरेटेड फॉर्म में चले जाएगा, पानी में लिक्विड में आपके जगह नहीं बचती है। ठीक है, स्पेस नहीं अवेलेबल होती है पार्टिकल्स के लिए और डिसॉल्व होने के लिए। ठीक है, तो यही होता है आपका सॉल्युबिलिटी। तो ये जो डेफिनेशन आपको दी गई है ये आपको सॉल्युबिलिटी की दी गई, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, state whether the following statement is true or false. Raoult's law in its journal form can be stated as, for any solution the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। तो देखिए यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और हमें बताना है इस क्वेश्चन में जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू है या फिर फॉल्स स्टेटमेंट है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके लिए आपको सबसे पहले हम ये देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक क्लोज कंटेनर है, यहाँ पर एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों है। अब सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के पार्टिकल ये डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ ऊपर रह जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे सोडा बॉटल में होता है, जनरली हम जो ड्रिंक्स यूज करते हैं, ठीक है, उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व कर बॉटल में भरा जाता है और जो स्पेस होती है उसमें कुछ पार्टिकल्स ऊपर की तरफ रह जाते हैं। जैसे कि अगर हम बॉटल ओपन करते हैं तो फिल्स बाहर निकल जाता है, तो उसी फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक कंटेनर में देखा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स कुछ सोल्यूशन में डिसॉल्व है और कुछ पार्टिकल्स ऊपर कंटेनर में बैठे हुए हैं। अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ,
पी टोटल अगर हम पूरा इस कंटेनर का प्रेशर देखें तो वो हो जाता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो हमें स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ है, हमने ये सारे जो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट हमने दिया ये डाल्टन्स लॉ से सारे स्टेटमेंट। डाल्टन्स लॉ क्या कहते हैं, जो पूरा कंटेनर का प्रेशर है, टोटल प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है आपके, उसका पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ ऑल प्रेशर मिलाकर आपका प्रेशर टोटल हो गया। और हमने पार्शियल वेपर प्रेशर देखा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये उनके मोल फ्रैक्शन के। तो ये जो स्टेटमेंट है रॉल्स लॉ का, यानी कि करेक्ट स्टेट करा गया है, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू हो जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, when carbon dioxide is introduced in a aerated drinks and sealed, what is the nature of the graph between partial pressure of carbon dioxide and its concentration in the drink? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, जो एरेटेड ड्रिंक्स हम लेते हैं जो कि सील्ड होती है, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका हमें पार्शियल प्रेशर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन उस ड्रिंक में कितना है, उनके बीच का हमें एक ग्राफ का नेचर पता करना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर हम जो कोल्ड ड्रिंक है हमारी उसका हम ये बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, ये एरिएटेड ड्रिंक है आपकी, जिसमें यहाँ पर आपका ड्रिंक है जो कि यहाँ पर वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में हमें दिखता है, और ऊपर की तरफ हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स है। तो जब भी हम देखें ड्रिंक का, कभी भी हम कैप ओपन करते हैं तो जो फिज है ये फटक से बाहर हमें बहुत जल्दी उड़ जाता है जैसे, तो यही बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ वोलेटाइल फॉर्म में यहाँ पर आपको उसके पार्टिकल्स देखने मिलते हैं, इसीलिए हमें जब हम कैप ओपन करते हैं तो वो बाहर निकल आ जाता है। ठीक है, अब देखना है हमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर उनके पार्शियल प्रेशर का हमें पूछा गया है रिलेशन। तो जैसा कि हमें पता है अगर हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जैसे मोल फ्रैक्शन, कॉन्सेंट्रेशन के भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिसको हम मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं और मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी वगैरह, नॉर्मेलिटी, तो इन फॉर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन इन सारे फॉर्म्स में पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया कार्बन डाइऑक्साइड का, तो हम अज्यूम करेंगे यहाँ पर मोलैरिटी। ठीक है, तो कैपिटल M लिख लीजिए और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब देखिए यहाँ पर अगर हम PCO2 लिखते हैं, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो इज इक्वल्स टू आ जाता है और एक कांस्टेंट आ जाएगा कि जिसे हम सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और M ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए ये जो हमारी इक्वेशन बनी ये कुछ इस फॉर्म में बनी, y इज इक्वल्स टू kx प्लस c, अगर हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये k जो है, ये k एक तरीके से यहाँ पर हमारा ये जो k है सॉल्युबिलिटी k, ये k हमारा ये स्लोप है। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि ये ग्राफ की लाइन, जब भी कोई स्ट्रेट ग्राफ होता है तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, इस तरीके से आपको देखने मिलती है इक्वेशन। तो ये जो k है कुछ इस तरीके से ओरिजिन से पास होगा ये, और ये आपका y है, y एक्सिस, और ये आपका x एक्सिस है, और यहाँ पर ये k पास हो रहा है, यानी कि आपको स्ट्रेट ग्राफ, यानी कि आपको एक पॉजिटिव स्लोप देखने मिलता है। अगर नेगेटिव स्लोप होता तो इस तरीके से लाइन होती। ठीक है, ये पॉजिटिव स्लोप है आपका, तो इसीलिए यहाँ पर जो आपके पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का और उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ड्रिंक में, उनके बीच का अगर हम ग्राफ देखें तो एक आपको स्ट्रेट लाइन, यानी कि पॉजिटिव स्लोप देखने मिलता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पॉजिटिव स्लोप। नेक्स्ट, if at 298 Kelvin water is the solvent and Henry's law constant for CO2 is 1.67 kilobar and the constant of argon is 40.3 kilobar, which of the following statement is true?
तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक टेम्परेचर पर, जो कि 298 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर है, ठीक है। यहाँ पर जो सॉल्वेंट है आपका ये वाटर है। अब इस केस में हमें हेनरीज लॉ दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि मान लीजिए कोई एक यहाँ पर आपका ये वाटर है कंटेनर में, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है और आर्गन भी है आपका, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन दोनों भी यहाँ पर डिसॉल्व है, लेकिन यहाँ पर उनका हेनरीज लॉ कांस्टेंट वैल्यू दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि 1.67 किलो बार है, और ऑल्सो आर्गन की, जो कि 40.3 किलो बार। अब इस केस में बताना है हमें कि आर्गन मोर सोल्यूबल होगा वाटर में या फिर कार्बन डाइऑक्साइड मोर सोल्यूबल होगा, ठीक है। दोनों में से कौन सा ज्यादा सोल्यूबल होगा ये हमें बताना है, और कौन सा कम सोल्यूबल होगा ये हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए गए उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पिक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले, जैसे कि हमें पता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, P पार्शियल प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। अब अगर हम इस तरीके से लिखे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दें तो P इज इक्वल्स टू के एक्स, के यहाँ पर मान लीजिए आपका ये कांस्टेंट है, ठीक है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस तरीके से लिखे कि x को हम इस साइड भेज दें और P अपॉन यहाँ पर k को हमने इस साइड लेके आया, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x और k, ठीक है, x है हमारा मोल फ्रैक्शन और k है यहाँ पर कांस्टेंट है हमारा एक। तो देखिए x जो है इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कांस्टेंट के, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, k और k की वैल्यू तो हमें दी गई है, इसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि किनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो उसके लिए देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर हम देखते हैं, उसके लिए आपको हेनरीज लॉ पता होना चाहिए। हेनरीज लॉ इज फॉर्मुलेटेड एज kx into x mole fraction. From this it is seen that kh increase, mole fraction decrease in order to compensate the increase in the partial pressure of the gas. तो देखिए obviously inversely proportional है, तो एक increase होगा तो दूसरा decrease होगा और vice versa उस तरीके से होगा। अब हम देखिए यहाँ पर अगर हम के वैल्यू देखें, यहाँ पर के एच वैल्यू देखें कार्बन डाइऑक्साइड की तो 1.67 है, ठीक है, 1.67 कार्बन डाइऑक्साइड की है। अगर हम आर्गन की देखें तो ये है 40.3। तो एक बात याद रखिए, जितनी हायर के एच वैल्यू होगी उतनी लोअर सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। यानी कि आर्गन की अगर हम देखें यहाँ पर तो के एच वैल्यू ज्यादा है, के एच वैल्यू ज्यादा है तो उस केस में आपकी सॉल्युबिलिटी कम होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और KH वैल्यू अगर आपकी कम होगी तो उस केस में आपकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि देखिए KH वैल्यू कार्बन डाइऑक्साइड की कम है यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, आर्गन की ज्यादा है KH वैल्यू यानी सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्गन इज लेस सॉल्युबल देन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, the value of KH for carbon dioxide at a temperature 293 Kelvin is 1.6 into 10 raised to 3 atmosphere liter per mole. At what partial pressure would the gas have a solubility in water of 2 into 10 raised to -5 molarity? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक पार्शियल प्रेशर पता करना है कार्बन डाइऑक्साइड का कि कितना होगा और कब, हमें KH वैल्यू दी गई है इस केस में और हमें एक तरीके से मोलारिटी दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो हमें पता करना है कितने प्रेशर पर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड एक तरीके से वाटर में सॉल्युबल हो गए। तो हमें उसके लिए सबसे पहले हमें हेनरीज लॉ, जिस तरीके से हमने देखा हेनरीज लॉ की, हमें जिस तरीके से हेनरीज लॉ फॉर्मुलेट करता है उसके इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। तो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग होता है P ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू KH इनटू मोलैरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए KH वैल्यू यहाँ पर हमें दी है 1.6 into 10 raised to 3। देखिए साथ में आप जो यूनिट्स है वो भी लिख लीजिए सो दैट जो आपका आंसर है वो करेक्ट, आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट। तो यहाँ पर देखिए जो हमें यूनिट्स दिए गए ये हम लिखते हैं एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल है, तो अपॉन मोल आप लिख लीजिए, इनटू मोलैरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 into 10 raised to -5। मोलैरिटी का जो यूनिट होता है ये होता है मोल पर लीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लीटर, ये वाला लीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मोल है और यहाँ पर मोल आपका कैंसिल हो जाएगा। जो आपके नंबर से उसको एक साइड लिख लीजिए 1.6 into 2 into 10 raised to 3 into 10 raised to -5,
ठीक है, तो 1.6 इंटू 2 हो जाता है आपका 3.2 इंटू 10⁻³ और 10⁻⁵ इज 10⁻⁻²। हम देखिए यहाँ पर P ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻², बस आपको 2 डेसिमल आगे शिफ्ट करना है, यानी कि 1 2 3। ठीक है, और देखिए यहाँ पर सिर्फ एटमॉस्फेयर बच गया, तो यहाँ पर लिख लीजिए एटमॉस्फेयर, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का वो हो जाएगा आपका 0.032 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, हेनरीज लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्टेट दैट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें हेनरीज लॉ का कुछ स्टेटमेंट जो है हमें दिए गए, पता करना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑप्शन ए, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। यस, हेनरीज लॉ स्टेट करता है कि जो सॉलिबिलिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, अगर हम सॉलिबिलिटी में यहाँ पर सॉलिबिलिटी में प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इज इक्वल्स टू आपका आ जाता है कांस्टेंट P। ठीक है, KH इंटू P हो जाता है ये आपका। तो यहाँ पर ऑप्शन ही करेक्ट है। उसी तरीके से ऑप्शन बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर अ सॉल्यूशन। तो जो मोल फ्रैक्शन है, गैस का मोल फ्रैक्शन है, ये प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के। यस, ये भी बताता है हेनरीज लॉ, ये भी कहता है कि जो मोल फ्रैक्शन है वो प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के। एक तरीके से ऑप्शन ए भी कुछ मैच कर रहा है। उसी तरीके से ऑप्शन सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन vapor phase is proportional to mole fraction of gas in solution। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी ये तीनों भी एक तरीके से हेनरीज लॉ को स्टेट कर रहे हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, if the partial pressure of gas above liquid is double, what happens to the solubility of that gas in the liquid according to हेनरीज लॉ। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे एक स्टेटमेंट दिया गया है, या फिर आप कहेंगे एक सिचुएशन दी गई है, हमें बताना है सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या चेंजेस होंगे। तो सबसे पहले देखिए हेनरीज लॉ हमें पता है, हेनरीज लॉ कहता है सॉल्युबिलिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के। अब हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में हमें दिया गया है जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो डबल कर दिया गया है, यानी कि एक तरीके से प्रेशर को यहाँ पर डबल कर दिया गया है। ठीक है, 2p कर दिया गया है मान लीजिए। तो व्हाट हैपेंस टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द लिक्विड, यानी कि सॉल्युबिलिटी को क्या होगा। तो जैसे कि हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए अगर हम जो पार्शियल प्रेशर है गैस का उसको बढ़ा दे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी यहाँ पर गैस की, ये भी बढ़ जाएगी, यानी कि ये भी डबल हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के बीच में प्रोपोर्शनलिटी यानी कि एक दूसरे से ये टर्म्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर को डबल करेंगे तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी डबल हो जाएगी। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी, एट डबल। नेक्स्ट, Which gases do not obey Henry's law। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दिए गए ऑप्शन में से जो हमें गैसेस दिए गए हैं इनमें से कौन सी गैस हेनरीज लॉ ओबे नहीं करती है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हमें बोलती है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के। यानी कि इस केस में अगर हम हेनरीज लॉ को देखें तो हेनरीज लॉ ये कहती है कि जो भी गैसेस हो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग वो सारी गैस वाटर के साथ यानी कि सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसी गैसेस अगर जो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाए तो वो सारी गैस हेनरीज लॉ ओबे नहीं करती है। तो अगर हम NH3 कार्बन डाइऑक्साइड HCl इन सारे गैसेस की बात करें तो ये आपके सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि ये जो सारी गैसेस है ये एक आइडियल बिहेवियर एग्जिबिट करती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से देखिए जैसे कि इसमें हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह या फिर आयनाइजेशन इंटरैक्शंस हमें देखने मिलते हैं इन सारी गैसेस में। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारी की सारी गैसें हेनरीज लॉ ओबे नहीं करती है। तो एक बार हम एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर देख लेते हैं। हेनरीज लॉ स्टेट दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस is directly proportional to the partial pressure of the gas of the above liquid. However, NH3, carbon dioxide and HCl do not obey Henry's law। ये कोई भी गैस जो है जैसे हमने कहा Henry's law obey नहीं करती है। These gases exhibit deviation from the ideal behavior due to factors such as hydrogen bonding, ionization और molecular interaction। देखिए जो सारी गैसेस है ये एक तरीके से आइडियल बिहेवियर होता है इनका, ये जल्दी से रिएक्ट कर जाती है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने लगते हैं या फिर इनके आयनाइजेशन इंटरैक्शंस होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से ये सारे हेनरीज लॉ ओबे नहीं करते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव।
Next, for a binary ideal liquid solution, the variation in total vapor pressure versus composition of the solution is given by which of the curves? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि जो हमें ये सॉल्यूशंस दिए गए हैं एक कर्व के फॉर्म में, तो जो सॉल्यूशंस हमें दिए गए एक तरीके से ये बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर कोई दो कंपोनेंट मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं। अब जो इनका टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन, इन दोनों का एक ग्राफ हमें बताना है कि किस तरीके से, तो यहाँ पर कौन सा ग्राफ करेक्ट है हमें ये बताना है इन दोनों के रिलेशन में। तो सबसे पहले अगर हमें पता है, मान लीजिए कोई यहाँ पर क्लोज कंटेनर अगर हम लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई क्लोज कंटेनर हम लेते हैं, इसमें लिक्विड है और जो लिक्विड है ए और बी, ठीक है, ए और बी कुछ चीजें हमने मिला करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करा है। अब देखिए इस केस में अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से पार्ट कर कर लिख लेती हूँ। तो P टोटल यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा इस केस में, इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो P है पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B, ठीक है। अब देखिए हमें पता है पार्शियल प्रेशर जो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, उसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ A देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं P नॉट ऑफ A x है, तो P नॉट ऑफ A यहाँ पर है प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूशन, एक प्योर सोल्यूशन है, ठीक है। PA तो एक सोल्यूशन है जो कि एक प्योर सोल्यूशन और कुछ चीज डाल करके एक सोल्यूशन मिला है। अब उसी तरीके से हम PB भी लिख सकते हैं, PB इज इक्वल टू P नॉट B इंटू XB, ठीक है। PB एक जो दूसरा है PB आपका ये प्रेशर है प्योर सोल्यूशन का, बी सोल्यूशन प्योर है एक सोल्यूशन, ठीक है, प्रेशर ऑफ प्योर सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर अगर हम P टोटल यानी P टोटल इस इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए ये आपका हो जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P A की जगह P नॉट ऑफ A एक्स ए प्लस P नॉट ऑफ B एक्स बी, ठीक है। अब देखिए हमें पता है एक चीज, sum of the mole fraction in a mixture is always equal to 1, यानी कि आपके XA प्लस XB जो होगी इसकी वैल्यू ये 1 होगी, ये हमें पता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम XB की वैल्यू निकालें, देखिए XB अगर हम निकालें तो हो जाएगा ये 1 माइनस XA आपका, ठीक है। हमने क्या करा XB इज इक्वल टू 1 और XA को हमने इस साइड ले लिया तो ये नेगेटिव में हो गया। अब यहाँ पर अगेन इस इक्वेशन में हम अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका P टोटल इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ A एक्स है, ऐसे ही लिखेंगे हम P नॉट ऑफ A एक्स है, और यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं है तो इस डायग्राम को हम हटा देते हैं। P नॉट ऑफ A एक्स है प्लस यहाँ पर देखिए P नॉट B, और हमें पता है एक्स बी की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले आप ये ब्रैकेट ओपन कर लीजिए और देन उसके बाद हम कॉमन वाले टर्म एक साइड ले लेंगे, ठीक है। तो P नॉट ऑफ ए एक्स ए प्लस P नॉट ऑफ B माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा P नॉट ऑफ B एक्स ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x से x वाले टर्म को हम एक साइड ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो P टोटल आपका हो जाएगा इज इक्वल्स टू एक्स ए ब्रैकेट में आ जाएगा आपका P नॉट ऑफ A माइनस P नॉट ऑफ B ब्रैकेट क्लोज प्लस क्या बच गया आपका P नॉट ऑफ B। अब देखिए ये जो इक्वेशन हमें मिली P टोटल इज इक्वल्स टू एक्स ए ब्रैकेट में P नॉट ऑफ A माइनस P नॉट ऑफ B प्लस PB, तो ये एक तरीके से हमें ये इक्वेशन मिली y इज इक्वल्स टू mx प्लस यहाँ पर PB जो हमारा C है यानी कि कोई कांस्टेंट है, तो ये हमें एक इक्वेशन मिली y इज इक्वल्स टू mx प्लस C। तो जब भी ये इक्वेशन मिलती है यानी कि जो हमारा ग्राफ है ये एक पॉजिटिव ग्राफ है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है, यानी कि कुछ चीज इंक्रीज होते जा रही। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन अगर हम B और C कर्व देखें तो इनमें देखिए यहाँ पर तो एक नेगेटिव है और दूसरा भी कुछ इस तरीके से है कि डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव इसमें जा रहा है। अब अगर हम कर्व ए को देखें तो कर्व ए में देखिए यहाँ पर ये जो है ये
इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव स्लोप हमें देखने मिल रहा है पार्शियल प्रेशर और हमारे सॉल्यूशन के कॉम्पोजिशन के बीच में हमें इंक्रीज एक ग्राफ पॉजिटिव वे में, और हमारी जो इक्वेशन है वो भी बता रही है कि पॉजिटिव, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्व ए यहाँ पर करेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट, What are the some important application of हेनरीज लॉ? तो हेनरीज लॉ के कुछ इंपॉर्टेंस जो है यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस में दिया गया है, हमें बताना है कि जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो कौन से है, किस ऑप्शन में हमें दिया गया है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए हम देखते हैं, इन पैकिंग सोडा कैंस और इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। तो देखिए ऑप्शन ए और बी को हम देखें, जैसे कि सोडा कैंस वगैरह हम लेते हैं या फिर कार्बोनेटेड बेवरेजेस अगर हम देखें, तो उस केस में जो हेनरीज लॉ है किस तरीके से, जैसे कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या फिर उसमें जो फिज वगैरह होता है, जब हम कैप ओपन करते हैं बॉटल का, तो क्या होता है, जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है और जो डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉटल से बाहर आ जाता है, यानी कि स्किप हो जाता है बॉटल से, इस तरीके से हमें देखने मिलता है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पर हेनरीज लॉ का इम्पोर्टेंट होता है ये बेवरेजेस में। एंड ऑल्सो इन रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट जो हेनरीज लॉ एक्सप्लेन करता है वो रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि जो देखिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो हमारे गैसेस के अमाउंट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, ये ब्लड में डिजोल्व होते हैं और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है पार्शियल प्रेशर गैस के, जो कि सराउंडिंग एयर है उसके। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में भी हमारा हेनरीज लॉ का काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमें देखने मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी सारे में सारे जो है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ के, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, Which of the following is not an example of an ideal solution? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए ये है आपका ऑप्शन सी, जो कि इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर होता है, क्योंकि देखिए जब भी हम इथाइल अल्कोहल और वाटर को एक दूसरे में हम मिला दें, तो एक तरीके से इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होता है और इथाइल अल्कोहल जो है वाटर में डिजोल्व हो जाता है, इसीलिए ये एक आइडियल सोल्यूशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, उससे उसके लिए सबसे पहले आपको आइडियल सोल्यूशन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। आइडियल सोल्यूशन डिफाइंड एज द सोल्यूशन इन विच नो वॉल्यूम चेंज एंड नो एंथैल्पी चेंज टेक प्लेस ऑन मिक्सिंग of the solute and solvent in any proportion। आप किसी भी proportion में solute और solvent डालो तो वहां पर volume और ना ही एंथैल्पी चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इथाइल अल्कोहल एंड वाटर में चेंज होती है, जिसकी वजह से ये कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। नेक्स्ट, what phenomena occurs when solution's equilibrium vapor pressure equals to the surrounding atmospheric pressure? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें एक तरीके से एक डेफिनेशन दी गई, हमें बताना है जो डेफिनेशन है ये किस चीज की डेफिनेशन में, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कंडेंसेशन या फिर सब्लिमेशन की। तो सबसे पहले ये जो आपको डेफिनेशन दी गई है ये आपके बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, तो इसको हम और अच्छी तरीके से इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे सो दैट आपको बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ जाए। तो अगर हम देखिए यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में देखते हैं इस इमेज में, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये सोल्यूशन का जो प्रेशर है और आप देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पर ये जो डाउन एरो है ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो फर्स्ट केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। सेकेंड केस में जब हम देखेंगे, जब हमने इसको बॉइलिंग करना स्टार्ट करेंगे हम, तो जो आपका सोल्यूशन का प्रेशर है और बाहर एटमॉस्फेरिक यानी कि सराउंडिंग प्रेशर जो आपका बाहर है, सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये दोनों जब दोनों प्रेशर्स एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो इस पॉइंट पर हम कहेंगे कि ये पॉइंट हमारा एक बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेफिनेशन भी देखेंगे सो दैट और क्लियर हो जाए। The boiling point is defined as when the vapor pressure of a liquid equals to the surrounding atmospheric pressure. It is very quick vaporization process which take place at constant temperature referred to as boiling point. ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया हो, बहुत सिंपल है। जब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए आपके वेपर प्रेशर लिक्विड के, तो इस तरीके से जब भी दोनों प्रेशर इक्वल हो जाए तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स हेनरीज लॉ। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि हेनरीज लॉ को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हेनरीज लॉ क्या होता है, सबसे पहले देखिए हेनरीज लॉ कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी है, गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके पार्शियल प्रेशर से। तो ये होता है आपका हेनरीज लॉ। तो अगर हम ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए में है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर, नहीं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। देखिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी में भी देखिए एक तरीके से आपको दिया गया है कि सॉल्युबिलिटी इंडिपेंडेंट होती है पार्शियल प्रेशर के, तो ये ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, When a soda bottle is opened, the fizz comes out because। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जो आपकी सोडा बॉटल होती है, जैसे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हम यूजुअली लेते हैं, तो उनमें आप देखेंगे जैसे कि अगर आप बॉटल लेते हो उस ड्रिंक की बॉटल, तो अगर आप उसका कैप ओपन करते हो तो आपको देखने मिलता है कि जो फिश है ये जैसे आप कैप ओपन करोगे ये उड़ के बाहर आ जाता है। तो ये क्यों बाहर आ जाता है, बिकॉज जो प्रेशर होता है बॉटल के अंदर, जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उस ड्रिंक का या फिर उस बॉटल का हम देखेंगे कि जो फिश है वो बाहर निकल के आ जाता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज डिक्रीजेस। ठीक है, सो दैट्स इट। अब इस सेशन को हम यही एंड करते हैं। आई होप कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड गुड लक।